वगैरे नाही, सोनोग्राफी नाही, काय नाही. तुम्हाला सांगतो मी 15 वर्षापासून या भागात नाशिक महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून काम करतो. गेल्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे महापौर या ठिकाणी बसले. आपल्याला सांगावं लागेल की ह्या महापौरांनी ह्या महापालिकेमध्ये फक्त काय केलं असेल तर फक्त भ्रष्टाचार केला. स्मार्ट सिटी योजनेच्या नावावर अख्खं गाव खोदून टाकलं, मेन रोड खोदला, गंगेवर खोदलं. नदीमध्ये कोणी फरसा लावतं का साहेब? नदीमध्ये फरसा लावला का फरसा वाहून गेला. म्हणजे इतका स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली एक पांढरा हत्ती आम्हाला दाखवला आणि फक्त या नाशिक महानगरपालिकेची तिजोरीची लूट या भारतीय जनता पार्टीने केली. पण तो निश्चित भविष्यामध्ये यांचा दिवस जास्त दिवस चालणार नाही. देशात भ्रष्टाचार केला, राज्यात भ्रष्टाचार केला, महापालिकेत भ्रष्टाचार केला. कदाचित जर ग्रामपंचायतीमध्ये जर पक्ष असते तर ते ग्रामपंचायतीने सुद्धा यांनी विकून टाकले असते. आता आपाजीला चालवायला दिले असतात. इतकी वाईट परिस्थिती बंधू आणि भगिनींनो ह्या देशामध्ये, राज्यामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे. आणि म्हणून इम्रान प्रताप गडी आपके लिए ये लोग आपको सिर्फ देखने नहीं आए हैं, ये आपको सुनने आए हैं, आपको जानने आए हैं, आपको महसूस करने आए हैं कि जो हमारे बिरादरी का जो इमरान प्रताप गडी आज देश के लेवल पे काम करते हैं, राहुल गांधी से कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया मैडम के नेतृत्व में काम करते हैं. जिन्होंने राहुल गांधी ने जिनको चुना वो हमारा लड़का है, हमारा खून है. हमें उसको देखने नहीं जाना बल्कि सुनने भी जाना है. इसके लिए इमरान भाई आपको सुनने आए हैं लोग. थोड़ा सा आपने हमें बोला कि आप हम सब थोड़ा थोड़ा भाषण करेंगे, ज्यादा टाइम आपको देंगे, पर मुझे भी चुनाव लड़ना है. तो मेरी भी बात कोई भी सभा का नियोजन हम जब करते हैं, मेरे साथ आकाश साजेड़, हनीफ भाई, पानगावने साहब, हम सब ने ताकत देके ये सब सभा का आयोजन किया है. कल भी हमने एक सभा रखी शालीमार यहाँ पे चौराहे पे, ऐसी सभा रखी. आणि आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे का उद्या सुद्धा गाडगे महाराज पुतळ्याची इथं माजी मंत्री चंद्रकांत हाटकर यांच्या हस्ते आपण त्या ठिकाणी राहुल गांधीने ते संपूर्ण देशामध्ये 3,500-4 हजार किलोमीटर पायी चालून जे भारत जोडो यात्रा केली त्या यात्रेला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. आणि म्हणून उद्या सुद्धा त्या सभेला आपल्या सगळ्यांना यायचं आहे. या निमित्तानं मी एवढं साहेबांकडे विनंती करेन की नाशिक लोकसभेची जागा साहेब काही करून आपल्या काँग्रेस पक्षाची जागा काँग्रेस पक्षाला सोडून घ्या. त्यानंतर मध्य नाशिकची जागा ही आपलीच आहे आणि ही सुद्धा आपल्याला लढवायची आहे. निश्चित आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने मी थोडा साहेबांना आश्वासित करतो की ही जागा काही करून काँग्रेस पक्ष आपण जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. जिंकणार की नाही, जितेंगे की नाही, सब हाथ ऊपर करो, जितेंगे की नाही, इंशाअल्लाह. आमीन. थँक्यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. इसके बाद महाराष्ट्र के प्रवक्ता नासिक शहर के इंचार्ज डॉक्टर राजू जी वाघमारे अपना ख्याल पेश करें. महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे सभी के नेता, विधिमंडल पार्टी के नेता, हमारे प्रेरणा स्थान आदरणीय बाला साहेब थोरात जी, जिनके मुख पे सरस्वती जी रहती है कि जिनके विचार और जिनका आवाज, उनकी सोच, उनके विचार पूरा भारत सुनने के लिए तरसता है और उनको कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की तरफ से राज्यसभा में भेजा. ऐसे हमारे युवा नेता आदरणीय इमरान प्रताप गडी साहब, हमारे मित्र माइनॉरिटी के अध्यक्ष आमदार आदरणीय वजाद मिर्जा जी, हमारे दूसरे आमदार आदरणीय खोसकर सिंह, नासिक शहर के अध्यक्ष आकाश साजेड़ जी, तुषार शेवाड़े जी,
राहुल द्विवेदी, माजी मंत्री शोभाताई बच्चा, हमारे मित्र भाईजान हनीफ भाई और मान्यवर नेतागण, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सबके नाम लेने के लिए। मैं बहुत चंद शब्दों में मेरा मनोगत व्यक्त करूंगा, क्योंकि हमें और आपको इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनना है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर इंडिया की स्थापना होने के बाद एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया है कि उस माहौल से भाजपा और मोदी जी पूरी तरह से बौखला गए। उनको ये लग रहा है कि अभी उनका अंतकाल नजदीक आया है, उनकी सत्ता जाने वाली है। तो इसी को नजर रखते हुए भाजपा के लोगों ने अभी कई कई जगह पे जो उनका असली काम है वो काम करना अभी उन्होंने शुरू किया। क्या असली काम है भाजपा का? भाजपा के पास ना कोई विचार है ना आचार है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना, जाति के नाम पे राजनीति करना, लोगों को आपस में लड़ाना और लोगों को लड़ा के अपनी रोटी सेकना, ये एक ही काम भाजपा का है। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं? क्योंकि अभी देश का माहौल इनको समझ में आ रहा है कि ना बेरोजगारी ये लोग कम कर सकते हैं, ना महंगाई ये लोग कम कर सकते हैं, ना किसानों के सवालों को ये जवाब दे सकते हैं, ना महिलाओं की सुरक्षा ये कर सकते हैं। तो इनके पास अभी हमारे देश के सवालों के लिए कोई भी जवाब अभी बाकी बचा नहीं है। तो इनकी ये कोशिश अभी शुरू हो जाएगी। हरियाणा में उन्होंने शुरू करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में अभी इमरान भाई 17 छोटे छोटे दंगे करने की कोशिश इन्होंने की है। मणिपुर में जो देख रहे हो आप, वो सब जगह आपने देखा। तो इनकी कोशिश है महाराष्ट्र में भी यही करने की रहेगी। तो इनके जाल में अपने को फंसना नहीं है। जब भी हम इनके जाल में फंसेंगे, इनके धर्म के राजनीति के अंदर फंसेंगे, तो इनका काम तमाम हो जाएगा। हम सभी को दिल पे हाथ रख के ठंडे दिमाग से सोचना है कि ये लोग जो बातें करते हैं, इसमें से 90% बात नहीं तो 100% बात ये झूठे करते हैं। व्हाट्सएप पे जो जो बातें आती है, वो सभी बातों के ऊपर आपको विश्वास रखना नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप की बातों से लेके ही औरंगाबाद में इन्होंने दंगे भड़काए। तो व्हाट्सएप पे क्या आता है, फेसबुक पे क्या आता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको ठंडे दिमाग से चलना है और इनकी जाल में नहीं फंसते हुए अपने को, कांग्रेस को और इंडिया के सभी लोगों को जिताना है। आज अपने जो प्रश्न है, ये अपना ध्यान उस प्रश्नों से निकालना चाहते हैं। निकालने के लिए इनके पास दूसरा कोई बचा नहीं। इन्होंने इंडिया और भारत का कर दिया। अभी इनको समझ में नहीं आता है कि इंडिया और भारत अगर एक है तो हम भारत का विरोध क्यों करेंगे। हमारी इंडिया के घोष वाक्य है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, तो भारत का विरोध हम क्यों करेंगे भाई? ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भारत का विरोध कर रहे हैं और इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों ने किया है। इनकी जमीन पूरी तरह से पैरों तले की जमीन फिसल गई है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें। इनके पास 2-3 मसले हैं। एक तो पाकिस्तान में लिया हुआ कश्मीर है, इसको लेने की कोशिश करेंगे, या तो टेररिज्म के नाम पे किधर दंगे करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों ने शांति से इस चीज को देखना है और चुनाव के अंदर इनको इनकी जगह अपने को दिखानी है और इनको
1-2 साल के नहीं तो 25 साल के लिए कम से कम उनको घर पे बिठाना है। क्योंकि देश का नुकसान अगर किसी ने किया रहेगा तो ये भाजपा वालों ने किया है। 50 साल पीछे देश को लेके गए, नोटबंदी किया, जीएसटी किया, जितने भी संस्थाएं अगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से अगर इस देश ने बनाई थी, कांग्रेस ने बनाई थी, ये सबको बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो गुजरात के 2 दलाल लोग कर रहे हैं। उनका काम एक ही है कि जो कांग्रेस ने बनाया है उस बनाया हुआ चीज को बेचना, क्योंकि दलाली तो इनके रग रग में बैठी है। तो देश को बेचने के लिए बैठे हैं, तो देश को बचाना ये कांग्रेस का काम है, इंडिया का काम है। और मुझे आशा है कि नासिक शहर और नासिक डिस्ट्रिक्ट ये पूरी तरह से आने वाले चुनाव में दिखा देगा कि कांग्रेस की ताकत और इंडिया की ताकत इस नासिक पे कितनी मजबूत है। और उस मजबूत ताकत से आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को किसी भी हालत में जिताएंगे। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के इंचार्ज अली जनाब अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्याल पेश। बहुत शुक्रिया। मंच पे उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहेब, महाराष्ट्र के सीनियर नेता और एक ऐसे नेता जिनका नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी बड़ी इज्जत और अदब के साथ लिया जाता है, आदरणीय बाला साहब थोराट साहेब, महाराष्ट्र के हमारे अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मोहतरम बजाज मिर्जा साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक अल्पसंख्यक विभाग में हमारे साथी आकाश छाजड़ जी, डॉक्टर जफर साहब, जीनल गाला जी, मुंबई से आए हुए हमारे साथी इब्राहिम भाईजान और सम्मानित मंच। ज्यादा कुछ ना कहते हुए अभी माननीय प्रवक्ता महोदय ने आपको बहुत डिटेल से बताया, अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। ये उन्हीं का शासनकाल है जब डीजल लगभग 100 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, सरसों का तेल 200 रुपए हो गया, दालें 200 से 250 रुपए किलो बिकने लगी और आटा 50 रुपए पहुंच गया। जब गरीब की कमर उन लोगों ने तोड़ दी है सिर्फ अपने एक दोस्त अडानी को आसमां पे चढ़ाने के लिए, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले चुनाव में ऐसी सरकार को आपको उखाड़ फेंकना है और आपको वादा करना पड़ेगा और हम सबको भी ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आने वाली सरकार इस महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे अपने दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को सुनना है। आखिरी में बस एक ही बात कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद एक नारा लगाऊंगा और उधर से आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, जोड़ो 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 जोड़ो। बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब डॉक्टर वजाद मिर्जा भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस जलसे के सदर, हम सब के नेता, हम सब के मार्गदर्शक, कांग्रेस विधिमंडल के नेता आदरणीय बाला साहब थोराट जी, अखिल भारतीय माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष और देश में युवकों के आशा स्थान और कौम की लड़ाई लड़ने वाले हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, आमदार हीरामन जी, आकाश छाजेड़ जी, शोभाताई, हमारे प्रभारी अहमद खान साहब, हनीफ भाई, इब्राहिम भाईजान और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज इमरान प्रताप गढ़ी साहब और बाला साहब थोराट आज आपके बीच आए हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब को बुलाने के लिए बहुत वक्त लगता है। एक शेर किसी का याद आया मुझे, मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि दरिया तो झोंक था कि मैं धारे पे आ गया, किसी तरह बचते बचाते मैं किनारे पे आ गया,
मुझको बुलाने वालों की तो उम्र चली गई, ऐ नासिक वालों मैं तो तुम्हारे इशारे पे आ गया। ऐसा नेतृत्व इमरान प्रताप गढ़ी साहब का है, आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप सोच रहे होंगे जन संवाद यात्रा ये क्यों निकाली गई? इसकी वजह है राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल चली आपकी मन की बात सुनने के लिए, और देश का एक ऐसा नेता है जो रेडियो पे अपनी बात आपको जबरदस्ती सुनाता है, जिसकी दोनों की तुलना की। आपकी मन की बात सुनने के लिए इमरान प्रताप गढ़ी साहब आज यहाँ आए हैं, आपके मन की बात सुनने के लिए बाला साहब थोराट जी आज यहाँ पर आए हैं। तो अब आपकी मन की बात उनको सुनाइए, लेकिन जो 9 साल से अपने कान फट गए लोगों की मन की बात सुनते सुनते, उनको घर को बेचने का काम अब सबको करना है। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमको इनको सुनना है, बस एक मिसाल दूंगा और अपनी जगह लूंगा, क्योंकि हम सुनने के लिए आए हैं बाला साहब थोराट जी को और इमरान प्रताप गढ़ी जी को। भारत जोड़ो यात्रा इतना सक्सेस, इतनी कामयाब हुई है। एक उदाहरण है, एक शिक्षक ने अभी हमको चिट्ठी भेजी कुछ, तो शिक्षक से रिलेटेड उदाहरण है, वो उदाहरण देके मैं अपनी जगह लूंगा। एक बार ज्योग्राफी के टीचर, एक भूगोल के टीचर बच्चों को भारत का नक्शा पढ़ा रहे थे, तो गलती से एक बच्चे के हाथ से वो नक्शा फट जाता है और बच्चा रोने लगता है कि भाई मेरे हाथ से सर ये नक्शा फट गया, मैं क्या करूं इसका। तो मास्टर साहब जवाब देते, बेटा कोई है क्लास में जो नक्शे को जोड़ दे? तो एक लड़का हाथ ऊपर करता, सर मैं जोड़ दूंगा। वो उसके पास जाते, वो लड़का जो फटा हुआ नक्शा रहता उसको 2 मिनट में जोड़ देता। मास्टर साहब भी परेशान हो जाते, इतनी जल्दी बेटे तूने जोड़ा कैसा? तो जवाब देता, बेटा तूने जोड़ा कैसा बता। तो जवाब देता, सर ये नक्शा तो सामने से था, पीछे से 5 तस्वीरें थी, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, दलित की। ये तस्वीर मैंने पीछे से जोड़ी तो भारत का नक्शा आपको आप जोड़ा। और पूछा जाता क्यों, बच्चे का नाम पूछा जाता क्या है, तो जवाब देता मेरा नाम राहुल गांधी है। ये भारत जोड़ो का मकसद है। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इमरान प्रताप गढ़ी जी और बाला साहब थोराट जी को हमको सुनना है। बताया गया कि ये एक ऐतिहासिक चौक है, तो यहाँ से ऐतिहासिक शुरुआत होना चाहिए। जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप का एक केंद्र बिंदु होता है जिसको एपिसेंटर कहते हैं। तो पश्चिम महाराष्ट्र में नासिक के इस विभाग में ये कांग्रेस का जो नाम का भूकंप आने वाला है, इस चौक से आना चाहिए। ये संकल्पना करके आप सबको जाना चाहिए। दोस्तों मैं एक डिमांड रखी गई डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की, आदरणीय थोराट साहब जो और इमरान प्रताप गढ़ी जी ने मुझे आदेश दिया है। मैं आज आपको वादा करता हूं कि मैं मेरे आमदार फंड से उसको 15 लाख रुपए का आज ही निधि देता हूं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा, वक्त की बहुत कमी है। फिर एक एक्चुअली इमरान प्रताप गढ़ी साहब के शेर के सामने शेर बोलना तो सूरज को दिया बताने जैसा है, लेकिन एक शेर से उनके तरफ से आपके लिए कहना चाहूंगा, मोहब्बतों के अफसाने लुटाना चाहता हूँ, मोहब्बतों के अफसाने लुटाना चाहता हूँ, मैं हाथ से हाथ नहीं दिल से दिल मिलाना चाहता हूँ। बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी आदरणीय आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, राज्याचे माजी मंत्री आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरातांना विनंती करतो, सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात साहेबांचं स्वागत करायचं। नाशिक शहराच्या जनसंवाद यात्रेसाठी मुद्दाम येथे उपस्थित असलेले सन्माननीय खासदार इम्रान प्रताप गढ़ी, महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष सन्माननीय आमदार वदात मिर्झाजी, इगतपुरीचे आपले आमदार हिरामनजी खोसकर, माजी मंत्री सौदती डॉक्टर शोभाताई बच्छाव, माननीय अहमद खान जी, माननीय ब्रिज किशोरजी दत्त, इथे उपस्थित असलेल्या श्रीमती शोभाताई छाजेट, माननीय इमाम भाईजान, राजेंद्र राजू वाघमारे जी, या शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्माननीय आकाश छाजेट, डॉक्टर तुषार शेवाळे नाशिक जिल्ह्याचे अध्यक्ष, राहुल दिवे, हनीफ बशीर शेख जी, डॉक्टर जाफर भाई, स्वातीताई जाधव,
श्रीमती वत्सलाताई खैरे, वंदनाताई पाटील, आशाताई तडवी, निवृत्तीमाव डावरे, गुलशनभाई कोकणी, स्वप्नील पाटील आणि उपस्थित सगळी कार्यकर्ते मंडळी आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या सर्व नाशिकच्या बंधू आणि भगिनी, जनसंवाद यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू होते आहे. सर्वसामान्यांच्या कुटुंबापर्यंत जायचंय, त्यांच्याशी बोलायचंय, देश कोणत्या रीतीनं चाललेला आहे हे त्यांना सांगायचंय आणि देशाच्या भविष्य काळाबाबतची चर्चा सुद्धा त्यांची करायची. ही संवाद यात्रा महाराष्ट्रामध्ये संपूर्णपणे महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे. परंतु सगळ्यात भारी भरले ते नाशिक शहराचे आमचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सगळे सहकारी. सुरुवातच एवढी भारी केली आहे की त्यांनी खासदार इम्रान कतलगरी यांनाच उपस्थित ठेवलं. याचा अर्थ सुरुवात जोरात आहे, शेवटचा आणखी जोरात होईल असं मला वाटतं. आपले खासदार इम्रान कतलगरी हे मी यांना बऱ्याच वर्षापासून ओळखतो. अत्यंत कमी वयामध्ये एक चांगला शाहीर म्हणून परंतु पुरोगामी विचारत असायचा, लोकशाही तत्वांना मानणारा शाहीर आणि त्या तत्वाकरता लढा देणारा, संघर्ष करणारा आणि लोकांमध्ये जाणारा शाहीर म्हणून प्रसिद्ध होता. मी ऐकलेलं होतं सुद्धा होतं. परभणी का एक प्रोग्राम था आपका, वहां जन संघर्ष यात्रा में आप आए थे. आप आने वाले हैदराबाद से भी लोग आए थे. लोग आते हैं 200-300 किलोमीटर सुनने के लिए. ये इमरान कतलगरी जी, आदरणीय सुनेजींनी, आदरणीय राहुलजींनी, आदरणीय खरगे जींनी अत्यंत चांगला एक निर्णय घेतला की जो देशात फिरतोय अशा व्यक्तिमत्वाला आता राज्यसभेतच घेऊन टाकू. म्हणजे त्या व्यासपीठावरून सगळा देश एका वेळेस इम्रान कतलगरीला ऐकायला सुरुवात होईल, ऐकू शकतील. आणि राज्य त्यांनी निवडलं महाराष्ट्र. महाराष्ट्रानं निवडून द्यावं. विधिमंडळ काँग्रेसचा नेता म्हणून माझ्यावर जबाबदारी टाकली की आता यांचं इलेक्शन पूर्ण करायचंय. पण आमच्या 44 आमदारांनी 100% मतदान इम्रान कतलगरींनी केलं आणि राज्यसभेमध्ये त्यांना पाठवलं, आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठवलं. त्यामुळं ते पाहुणे नाही आपल्याला, ते आपल्या महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी झाले. इम्रान कतलगरी मैं क्या बोल रहा हूं सुबह, अब अभी ऐसा नहीं, आप पूरे महाराष्ट्र के, आप हमारे प्रतिनिधि. इसका मतलब हमारे सब एमएलए ने आपको वोट किया, इसका मतलब आप महाराष्ट्र के हो गए. तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अगर बुलाएंगे तो आना पड़ेगा. हमारे गांव को भी आना है आपको एक बार. आणि मग अत्यंत चांगले वक्त, अत्यंत चांगला शाहीर आणि आपल्या देशाच्या भवितव्याकरता काम करणार असं व्यक्तिमत्व आज इथे आलं. मी जास्त बोलणार नाही, त्यांचंच आपल्याला ऐकायचंय. एक गोष्ट सांगेल की नाशिक जिल्हा, नाशिक शहर आणि काँग्रेस याचं खूप जुनं नातं आहे. एक काळ असा होता की संपूर्ण सगळे आमदार, खासदार हे काँग्रेसचे असायचे. कायम पुरोगामी विचाराला ताकद देणारं नाशिक शहर आणि नाशिक जिल्हा राहिलेला आहे. 1962 नंतर चीनच्या युद्धानंतर ज्यावेळेस यशवंतराव चव्हाणांना संरक्षण मंत्री म्हणून केंद्रामध्ये घेतलं, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दिल्लीत त्यांना बोलवलं. खासदार म्हणून त्यांना ज्यावेळेस जायचं होतं, हे हा नाशिक जिल्हा आहे की बिनविरोध खासदार पाठवणारा जिल्हा हा नाशिक जिल्हा आहे. तुम्हाला या निमित्ताने सांगेल बिनविरोध. कारण इथं सगळं अंतःकरणापासून, मनापासून माणसं काँग्रेसचा विचार जाणणारी आहेत. आणि मग आपल्याला या निमित्ताने या नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे काँग्रेसचं वैभव पूर्वी होतं ते पुन्हा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे आणि आपण त्याकरता काम करणार आहोत. कशा पद्धतीने चालला आता एकंदर देश हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. आपले खासदार आता ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीने सांगतीलच. या देशाची दिशा कोणती आहे, कोणत्या दिशेने भविष्य काळात आहे या देशाचा. भविष्य काळामध्ये या देशाची लोकशाही राहणार की नाही, भविष्य काळामध्ये ही राज्यघटना ती राहणार की नाही. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य दिलं
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना दिली आणि तिचे जे मूलभूत तत्व आहेत, तिच्यातले जे विचार आहेत ते सगळ्यात महत्वाचे समतेचे विचार आहे. सर्वांना समान न्याय, सर्व माणसं सारखी. मी तर असं मानतो की जगाची जर राज्यघटना करायची ठरली एक देश म्हणून, तर आपलीच राज्यघटना स्वीकारावी लागेल. की ताकदीची राज्यघटना आपली आहे, तुम्हाला या निमित्तानं मी आपल्याला सांगतो. परंतु तिच्यावर हल्ले होत असताना आपल्या सगळ्यांना आता दिसतंय. तुम्हाला खरं सांगतो, या राज्यघटनेनं आपल्याला लोकशाही दिली आणि मताचा अधिकार दिला. आपल्यातला गरीब माणूस असेल, झोपडीतला असेल, त्या झोपडीतल्या माणसापर्यंत सुद्धा किती मोठा असो, देशाचा पंतप्रधान असेल, मुख्यमंत्री असेल, तर कुणी असेल, निवडणूक किती त्या गरीब माणसापर्यंत त्याला जाऊन पोहोचावं लागतं. आणि गरीब माणूस सुद्धा हा म्हणतो की माझ्या कामाचं काय झालं, जा विचारण्याची ताकद जी दिली तुम्हाला गरीब माणसाला सुद्धा दिली, ती या राज्यघटनेने दिली आहे. आणि म्हणून राज्यघटना ही आपल्या प्राणाच्या पलीकडे हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. या 9-10 वर्षामध्ये जे आपला अनुभवतोय दिशा कोणती आहे. आतापर्यंत काँग्रेसनं कायम विकासाचा विचार केला, सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा विचार केला. त्यामधून अत्यंत सुंदर पद्धतीने देश चालवला. आपण पाहतो की चंद्रावर यान पोहोचलो. टीव्हीवर एका बाजूला चंद्रयान आणि दुसऱ्या बाजूला यान राहिलं बाजूला, आमचाच फोटो. परंतु तुम्हाला सांगतो, यान पोहोचलं त्याची सुरुवात 1962 साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी इस्रोची स्थापना, अंतरिक्ष संशोधन संस्थेची स्थापना केली. विक्रम साराभाई ज्या यानाचं नाव आहे उतरलेलं त्या लँडरचं, ते विक्रम साराभाई यांचे नाव आहे. ते विक्रम साराभाई पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या बरोबर शास्त्रज्ञ, त्यावेळी त्यांच्या शास्त्रांना जबाबदारी दिली पंडितजींनी. इंदिराजींनी पंतप्रधान झाले, इस्रोची स्थापना केली. एक वेळेस अंतरिक्षामध्ये अंतराळवीर गेले होते आणि इंदिराजींनी त्यांच्याशी बोलल्या. तुम्ही युट्यूबवर पाहिलं की मला माहित नाही, कॅप्टन राकेश शर्माशी त्या बोलल्या. अंतराळामध्ये होता तो. त्यांनी विचारलं, राकेश शर्मा जी, आपको आपका देश भारत कैसा दिख रहा है? त्या राकेश शर्मा म्हटलं की सहारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. अरे किती वर्षापूर्वी केलेलं आपण. आज त्या शास्त्रज्ञांचं कौतुक आम्हाला आहेच, परंतु त्याचं पायारोपण जे होतं ते काँग्रेसनं घातलेलं होतं, काँग्रेसच्या नेतृत्वानं घातलं होतं. एकोणाला नाकारता येणार. एक विकासाचा विचार करून सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाऊन काँग्रेस काम करत होतं, देश पुढे नेत होता. राजकारणाच्या 2 पद्धती असतात. एक चांगलं काम करायचं आणि मात्र हक्कानं मागायचे. अवघड पद्धती सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचं, विकासाचं काम करायचं. आणि दुसरी पद्धत असते की जातीचं नाव घ्यायचं, धर्माचं नाव घ्यायचं, भांडणं लावायचे, जाळपोळ करायची, दंगली घडवायचं, मग मताची पुढी घालून घ्यायची. आपल्याला पाहतो की भारतीय जनता पक्षाने ही दुसरी पद्धत स्वीकारली. खोटे नाटे आश्वासन दिले, लोकांची दिशाभूल केली आणि सत्तेवर जाऊन बसलेले आपल्या सगळ्यांना दिसत आहे. तर त्यांची जी पद्धत आहे राजकारण करण्याची, ती खरी पद्धत नाही, देशाला पुढे घेऊन जाणारी पद्धत नाही. आपल्या राज्यघटनेच्या तत्वाप्रमाणे जे वागेल ती पद्धत असेल, तीच खरी पद्धत असेल की जो या देशाच्या विविधतेला बरोबर घेऊन जाईल. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना मी या निमित्तानं सांगेन की हा देशातला हा सगळा माहोल आपण पाहिलं असेल. मणिपूरची दंगल लाल वाटावी अशी दंगल होती मणिपूरची. तुम्हाला सांगतो, सगळ्या जगानं शर्मेनं मान खावा माणसाने अशा प्रकारची दंगल ती झालेली आपण सगळ्यांनी पाहिलं, घटना पाहिल्या. आपण हे पाहिलं त्या तिकडं काही लक्षच नाही, पंतप्रधान सरकारचं बोलायला तयार नाही अशी अवस्था. आपण पाहिलं शेतकरी आंदोलन वर्षभर चाललं, शेतकऱ्यांचं मोडून काढण्याचं काम ते चाललं. आपण पाहिलं शाहीन बागेतलं महिलांचं सत्याग्रह, हे मोडून काढण्याचा प्रयत्न. कुस्तीगीर महिलांनी त्या भूषण नावाच्या कोणत्या खासदारांना अत्याचार केले म्हणून तक्रार केली, त्यांचं आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न. म्हणजे कोणतंही आंदोलन असो, सत्तेच्या जोरावर मोडून काढू. आता मराठा आंदोलन शांततेनं ते सगळेजण आंदोलन करत होते.
त्यांच्यावर लाठीचार्ज कोणता अन्याय? आंदोलन मोडून काढण्याचा हा कोणती पद्धत? आमचा हक्क आहे आंदोलन करण्याची, शांतता पद्धतीने आंदोलन करण्याची. परंतु भारतीय जनता पक्षाला, त्यांच्या नेतृत्वाला असं वाटतं की आणि कोणत्या पद्धतीचं आंदोलन असलं जन आंदोलन तर मोडून टाकू, पण इथून पुढच्या काळात ते शक्य होणार नाही हे तुम्हाला या निमित्ताने मी सांगतो. आणि म्हणून या सगळ्या वातावरणामध्ये राहुलजींचं आपल्याला कौतुक केलं पाहिजे. राहुलजी भक्कमपणे उभे राहिले, लोकशाहीच्या बाजूने, देशाच्या बाजूने उभे राहिले. उद्या भारत जोडो यात्रेचं 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. भारत जोडो यात्रेला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. 3560 किलोमीटर राहुलजी चालले. 3560 किलोमीटर. ऊन, वारा, पाऊस, धूळ सगळं होतं, थंडी. शेवटी तर श्रीनगरला वरून बर्फ पडत होता. त्यांची सभा झाली आपण सगळ्यांनी पाहिजे. आणि त्यांनी बंधुत्वाचा संदेश दिला, शांतीचा संदेश दिला. देशाच्या जे प्रश्न आहेत, महागाईचे प्रश्न, बेरोजगारीचे प्रश्न, याच्यावर चर्चा घडवली. एक जागृती संपूर्ण देशामध्ये करण्याचं काम राहुलजींनी केलं. आणि महाराष्ट्रामध्ये स्वतः राहुलजी आम्हाला एका बैठकीमध्ये म्हटले की पुऱ्या देशामध्ये, सगळ्या देशात सबसे बेहतर कहा प्रतिसाद था तो महाराष्ट्र में था. सगळ्यात चांगला प्रतिसाद महाराष्ट्रामध्ये मिळाला. आपली जी सभा झाली, सगळ्यात मोठी सभा शेगावची सभा झाली. संपूर्ण 12 राज्यामध्ये प्रचंड गर्दी, प्रचंड उत्साह. आणि त्यांनी म्हटलं कि कांग्रेस का जो विचार है वो महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि यहाँ के जो साधु संत हो गए, यहाँ के समाज सुधारक हो गए, सबका विचार समता का विचार था. वो महाराष्ट्र के अंतःकरण में है, महाराष्ट्र के लोगों के अंतःकरण में है. म्हणजे महाराष्ट्रातला त्या संतांनी सांगितला तो समतेचा विचार सांगितला, समाज सुधारकांनी मानवतेचा विचार सांगितला, तो अंतःकरणापासून महाराष्ट्राच्या लोकांमध्ये आहे. हे स्वतः राहुलजींनी आम्हाला एका बैठकीमध्ये सांगितलं. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना हा विचार पुढे नेण्याचं काम आणखी जोमानं करायचंय. दुष्काळाचं वर्ष, कठीण वर्ष, शेतकऱ्याकरता जसं कठीण झालं तर ते आपोआप आपल्यालाही कठीण होत असतं. बाजारपेठेमधला व्यापार कमी होऊन जात असतो, चलनवलन कमी होतं. नाशिक जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आता पाहिलं आपण कांद्याचं, म्हणजे कांदा थोडा बाजार भाव वाढला तर लगेच त्याला निर्यात बंदी, लगेच बाजार खाली आणण्याचे प्रयत्न. खरेदी करतो म्हणलं, खरेदी काही नाही, बिलकुल खरेदी झाली नाही. मदत करायला तयार नाही, शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा राहत नाही. आणि शेतकरी जगला तर शहर जगतो, व्यापार जगतो, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि म्हणून हे सरकार, राज्याचं सरकार तर आता आपण पाहतोय, तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंय 50 ठोके शेवटपर्यंत जाऊन पोहोचलो. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आघाडीचं सरकार येणार आणि देशामध्ये इंडियाचं सरकार येणार आणि त्यामध्ये काँग्रेसचा मोठा सहभाग राहणार, हे तुम्हाला या निमित्तानं सांगतोय. तर आपल्या सगळ्यांना त्यासाठी काम करावं लागेल, मेहनत घ्यावं लागेल. आपला विचार शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याचं काम आपल्याला करावं लागेल. आणि हे काम आता वातावरण बदललेलं आहे, परंतु आणखी ते चांगलं आणखी करण्यामध्ये आपल्याला सगळ्यांना प्रयत्न करावा लागेल. मला निश्चितपणे खात्री आहे की यामध्ये आपण यशस्वी होऊ. म्हणून जनसंवाद यात्रेच्या शुभारंभ आपण करतो आहोत. आपल्याला खूप शुभेच्छा या निमित्तानं देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. आदरणीय इम्रान भाईंना बोलवण्याच्या आधी मी एक सर्व प्रमुख पाहुण्यांना विनंती करतो की नाशिकसाठी अभिमानास्पद अशी गोष्ट म्हणजे तलवारबाजीमध्ये आपल्या नाशिक शहराचे माजी शहर युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष स्वर्गीय आदरणीय सुरेश उर्फ मुन्ना शर्मा यांचे चिरंजीव जय शर्मा यांना शिवछत्रपती महाराष्ट्र शासनाचा जो पुरस्कार मिळाला, मी प्रमुख पाहुण्यांच्या वतीने त्याचा सत्कार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. जहाँ बेरोजगारी का खूब अंधकार हो और कमर तोड़ महंगाई की मार हो, बड़ी कंपनियों द्वारा पूरे भारत को लूटा जा रहा है, जहाँ सपने टूट रहे हों और अपने पीछे छूट रहे हों. Nation is in a very bad shape. We are sick of what is happening in this country. तो वहाँ पे पूरा GST है, दबाना चाहती है सरकार किसानों को. जब
मी ज्यांच्यासाठी आपण सर्वजण ऐकण्यासाठी आतुर झालेलो आहोत, ते अखिल भारतीय अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष, आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार आदरणीय इम्रानभाई प्रतापगडी यांना मी आग्रह करतो, विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर आम्हाला मार्गदर्शन करावं. त्याच्या आधी सर्वांना विनंती करतो की घोषणा द्यायची आहे. जोडो 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 बहुत शुक्रिया. सबसे पहले तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आकाश छाजड़ जी को और उनकी पूरी टीम को शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई. आज के इस कार्यक्रम के हमारे सबसे प्रमुख मेहमान हमारे अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह, और जिनका नाम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी बड़े सम्मान से लिया जाता है, ऐसे बाला साहेब थोराट जी, हमारे एमएलए आमदार हीरामन जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एमएलसी वजाहत मिर्जा जी, इब्राहिम भाईजान जी, राजू वाघमारे जी, अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के प्रभारी अहमद खान जी, शोभा ताई जी, जफर खान साहब, जीनल गाला जी, हमारे जिला चेयरमैन हनीफ बशीर जी, यूथ कांग्रेस के स्वप्निल जी, तुषार भाई, राहुल द्विवेदी, अल्तमश शेख जी, दाऊद शेख जी, फारूक मंसूरी जी, फारूक कुरैशी जी, उल्हास भाई, यूनुस सेठ जी, वंदना ताई और सिराज साहब। बाकी बहुत सारे नाम हैं जो छूट गए होंगे, तो उन सबको शामिल करते हुए सबको धन्यवाद देता हूं एक अच्छे आयोजन के लिए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। जनसंवाद यात्रा की शुरुआत पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच में जा करके, जन के बीच में जा करके संवाद की जो परंपरा है, दरअसल ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक अगला स्वरूप है। आज की शाम में नासिक में खड़ा हूं और आज की शाम से पूरे 1 साल पहले बाला साहब थोराट जी गवाह हैं, वजाहत मिर्जा जी गवाह हैं कि हम लोग आज की शाम, आज से 1 साल पहले यानी कि 6 सितंबर को इस वक्त कन्याकुमारी में खड़े थे और हमारी आंखें गवाह हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की कि जब कन्याकुमारी से पूरी कांग्रेस तैयार थी राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा के लिए। बहुत मुश्किल फैसला था। मैं खुद कई बार सोच रहा था कि 3,500 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगे हम सब, राहुल गांधी जी कैसे चलेंगे। और रात के उन लम्हों में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़ा होकर के मैं ये सोच रहा था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। और वो दिन, आज का दिन, नासिक वालों आपको याद है उन दिनों जब प्रधानमंत्री जी भाषण देते थे तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, ये उनका नारा हुआ करता था। लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जब कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आइए और अडानी पर जवाब दीजिए, आइए और मणिपुर पर जवाब दीजिए,
तो पार्लियामेंट से भागते हैं, कतराते हैं। अभी परसों ही भाजपा के तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया आरटीआई लगा करके कि प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 9 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। मुझसे मीडिया के एक साथी ने पूछा कि भाई आप क्या कहते हैं इस पर, तो मैंने कहा भाजपा वालों से पूछा जाना चाहिए कि छुट्टी की परिभाषा क्या है। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 23 दिन के सेशन में प्रधानमंत्री जी 2 दिन आते हैं, तो बाकी 21 दिन छुट्टी ही तो हुई। मणिपुर में हमारी बहनों को, मणिपुर की बेटियों को बिना कपड़ों के हुजूम ने, भीड़ ने परेड करवाई, बलात्कार किए, और मणिपुर पर एक शब्द बोलने से कतराने वाले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलने से परमानेंट छुट्टी ले रखी है। ये छुट्टी ही तो हुई। प्रधानमंत्री जी चलते हुए संसद सत्र के बीच में जाकर के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करें या किसी दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करें, तो ये छुट्टी ही तो हुई। आखिर छुट्टी की परिभाषा क्या है? महाराष्ट्र वालों, मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का निर्णय लिया, तो मुझे किसी और राज्य से भेजती तो शायद मैं इतना खुद को गौरवशाली महसूस ना करता जितना महाराष्ट्र से भेजने पर खुद को गर्व और फख्र महसूस करता हूं कि एक ऐसे राज्य की नुमाइंदगी, एक ऐसे राज्य का नेतृत्व राज्यसभा में करने का मुझे अवसर दिया मेरी पार्टी ने, कांग्रेस ने, कि मैं वहां खड़ा होकर के जब मुझे पुकारा जाता है, मेरा नाम पुकारा जाता है कि महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद, तो मुझे उस वक्त एक अजीब सा गर्व महसूस होता है। ये एक ऐसा कर्ज है, और मैं आज इस मंच पर खड़ा होकर के धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बाला साहब थोराट जी का कि आपने उस चुनाव में एक गार्जियन की तरह, जिस तरह से मेरा पूरा चुनाव, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूं, आप लड़े उस चुनाव को, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लड़ा उस चुनाव को, तो आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने पिछले 9 साल से इस देश की जनता का जीना दूभर कर रखा है, वो आज एक नया शिगुफा लेकर के आए हैं। वो कहते हैं कि अब हम इंडिया नाम बदलेंगे। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये सरकार करना क्या चाहती है। पहले इन्होंने 400 रुपए का जो गैस का सिलेंडर यूपीए के शासनकाल में मिलता था, उसे 1200 का किया। फिर 10 दिन पहले बोला 200 रुपए सब्सिडी देंगे। अब पहले आपकी जेब से 800 रुपए लूट लें और उसके बाद आपको 200 देकर के कहें कि बहुत खुश रहो। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का 60 रुपए लीटर मिलता था, उसे 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। ये सरकार वो सरकार है कि जो अपने आइडियोलॉजी की, अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स माफ करती है और कफन पर जीएसटी लगाती है। ये सरकार वो सरकार है। ये सरकार झूठों की सरकार है, वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम में खड़े होकर बिहार में बोल रहे थे, मैंने तो यहां एम्स बनवा दिया, और जब लोगों ने जाकर ढूंढना शुरू किया तो कुछ था ही नहीं। इसी तरह से आपके सूबे की भी स्थिति है। महाविकास अघाड़ी की सरकार इतना शानदार चल रही थी, कोविड में एक एक नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे एनसीपी का हो, सबने जान झोंक करके पूरे महाराष्ट्र की जनता की सेवा की। और जब उस कोविड से उबरने की कोशिश कर रही थी ये सरकार, तो भाजपा जो है लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रही थी, और सरकार को तोड़ करके, सरकार को लूट करके, लोकतंत्र को लूट करके अपनी सरकार बना ली। लेकिन मैं महाराष्ट्र को सलाम करूंगा। अभी जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने भी इंटरनल सर्वे हो, बाहर के सर्वे हो, मीडिया के सर्वे हो, ये बता रहे हैं
कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा महाराष्ट्र से, इसीलिए परेशान है। अब इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो वह इतनी सफल रही कि जब इधर बैठक चल रही थी तो उधर संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया 5 दिन का। इतना डर है अलायंस से, इतना खौफ है, और अब कहते हैं हम इंडिया हटा देंगे। भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की अगुवाई में संविधान सभा ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। मैं तो जब मजाक के मूड में आता हूं तो कहता हूं कि जो मोदी है वही अडानी है, जो अडानी है वही मोदी है। इसी तरह से जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। कहां कहां से बदलोगे आप, कहां कहां से हटाओगे आप? क्या आप पासपोर्ट से हटा दोगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या आपके जो नई नई नोटें हैं, अभी जो नई चलाई है इन्होंने, उस पर लिखा हुआ है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या फिर देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मैं तो सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है अलायंस की वजह से, तो क्या आप दूसरी नोटबंदी करने जा रहे हैं क्योंकि आपको नोट से इंडिया शब्द हटाना है? मेरा सवाल है ये, आधार कार्ड पर भी तो लिखा हुआ है, एम्स में भी तो इंडिया है, इसरो में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है। कहां कहां से हटाओगे इंडिया? इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। क्यों अलग करना चाहते हो? क्यों बंटवारे की राजनीति करना चाहते हो? कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा तो इस सरकार की मार आपने झेली है। आप जब सुबह चाय बनाने के लिए गैस सिलेंडर का स्विच ऑन करती हैं तो मुझे पता है कि उस वक्त आपको लगता है कि बचा बचा के जलाओ, वरना अगला सिलेंडर खरीदने के पैसे जुटे या ना जुटे। आप जब घर में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं, क्योंकि 70 रुपए का जो तेल था वो 200 रुपए का कर दिया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया इस सरकार ने। लुटेरों की सरकार है ये। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिसे आप शहजादा कहते थे, राजकुंवर कहते थे, उसी शहजादे ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर सड़कों की धूल फांक करके हिंदुस्तान की जनता से मिलकर उनके दर्द को समझा और उनको सीने से लगाया। आपने क्या किया? आपने 10 लाख रुपए का सूट पहना और 8000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके दुनिया के चक्कर लगाए, अलग अलग देशों में जाकर के अपने नाम के नारे लगवाए। आपने ये किया प्रधानमंत्री जी। ये देश जिस दौर से गुजर रहा है, महाराष्ट्र वालों, आपने हमेशा से देश को, समाज को एक दिशा दिखाई है, एक राह दिखाई है। बहुत ऐतिहासिक जगह पे खड़ा हूं मैं। नासिक सांस्कृतिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज यहां हालत क्या है? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। प्याज का किसान आज खून के आंसू रो रहा है नासिक में, उसे अपनी फसल सड़क के किनारे फेंकनी पड़ रही है और ये सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया। हमने देखा है प्रधानमंत्री जी, मैं दिल्ली रहता हूं, कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान आपसे चरौरी मिन्नत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कृषि कानून वापस ले लीजिए, लेकिन आपका अहंकार ये बोल रहा था कि नहीं, हम नहीं वापस लेंगे। 700 किसान जब मर गए तब आपका जमीन जागा और उसके बाद आपने एक दिन उन किसानों से संवाद करके वो कृषि कानून वापस लिया। 700 किसानों की मौत के बाद तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। ये जो भाजपा के नेता हैं जो सरकार में बैठे हो,
चाहे यहां चाहे दिल्ली में, इन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं। वो एक भाजपा के नेता एक गांव में पहुंचे, लोगों को इकट्ठा किया, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या हम दूर करेंगे। तो गांव के सीधे साधे लोग, उन्होंने कहा हमारी 2 समस्या है। तो नेताजी ने, भाजपा के नेताजी ने कहा बताओ क्या समस्या है। बोले हमारी पहली समस्या यह है कि यहाँ पे कोई भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नेताजी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां नंबर डायल किया और उसके बाद इधर उधर कुछ बात करके बोले लो मैंने तुम्हारी पहली समस्या हल कर दी, अब दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि नेताजी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं है। इस तरह से ये सरकार चल रही है, इस तरह से काम कर रही है ये सरकार। इनके पास सिर्फ आधार क्या है, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, दलितों को लड़ा दो, और अगर कोई शांति से आपसे अपना अधिकार मांगना चाहे तो चाहे वो जंतर मंतर पर बैठी हुई पहलवान बेटियां हो, या वो किसान हो, या फिर जालना में बैठे हुए वो मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोग हों, इनके पास सबका इलाज क्या है, लाठी, आंसू गैस। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे शांतिपूर्ण तरीके से कुछ मांग रहा है तो दीजिए या ना दीजिए, लेकिन लाठी चलाने का अधिकार आपको किसने दिया है? लाठी का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाबदेही तो आपको लेनी पड़ेगी। ये सरकार, मैंने कहा ना, झूठों की सरकार है। हमने देखा है, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने मणिपुर जा करके देखा है, वहां के लोगों की पीड़ा को, दर्द को महसूस किया है वहां जा करके। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट नहीं थे, सिर्फ 36 सेकंड बोले थे एक दिन वो, जिस दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था, और हम चीखते रहे, हमारा हर सांसद चीखता रहा। राज्यसभा में आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि आइए और मणिपुर पर बात करिए। एक दिन भी संसद नहीं चलने दी इस सरकार ने। नासिक वालों, मैं आज आपसे बहुत दूर से 2-3 छोटी छोटी बातें कहने आया, लेकिन सबसे पहले हनीफ बशीर साहब ने एक मांग रखी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल जो है उसमें सोनोग्राफी की मशीनें नहीं हैं, और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो नहीं है। मैं आपका हूं, मेरे पास जो कुछ है वो आपका है, मेरे पास जो फंड है वो आपका है, जो बजट है वो आपका है। वजाहत मिर्जा जी ने 15 लाख रुपए की मशीनें उपलब्ध करवाने का वादा किया है। मैं 25 लाख रुपए अपने बजट से आपको देता हूं। जो भी मशीनें आपको वहां लगती हैं उनका प्रपोजल भेजिए। मैं 12 तारीख को वापस दिल्ली पहुंचूंगा। मैं कल यहां से बिहार चला जाऊंगा, फिर राजस्थान कार्यक्रम लगे हुए, फिर लौट के दिल्ली पहुंचूंगा। मैं वहां से लेटर आपको भिजवा दूंगा। और साथ ही साथ मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में हेल्थ का मेंबर हूं, तो आपने जो थोड़ी बहुत ताकत दी है उसमें मेरी कलम में एक ताकत यह भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी विषय पर मैं जवाब तलब कर सकता हूं। आपकी दुआओं ने इतनी ताकत दी है, तो इस अस्पताल की जो और समस्याएं हैं वो भी आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं एज कमेटी के मेंबर जो है वो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को और बाकी अधिकारियों को भी यहाँ पत्र लिखता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे। मैं 2-3 बातें आपसे कहने आया हूं। इस सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उलझाना जानते हैं। जब आप इनसे सवाल पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों हो गया, तो ये आपसे कहेंगे कि 1977 में जब ये हुआ था तो इसका जवाब क्या है। जब आप इनसे पूछोगे कि गैस सिलेंडर 1200 का कैसे हो गया, तो आप जानते हैं ये क्या कहेंगे। ये कहेंगे कि फलाने राजा ने जो किया था उसका बदला हम लेंगे। तो भाई, महंगाई बढ़ा करके कौन सा बदला लोगे? लड़ा करके लोगों को कौन सा बदला लोगे? हम कांग्रेस के लोग हैं। आज आप हमसे कह रहे हो कि हम इंडिया हैं और आप भारत में,
अरे हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रीय भी है, भारतीय भी है। हमारे नेता ने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की और उस यात्रा का नाम क्या रखा? भारत जोड़ो। हम वो लोग हैं, हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। 10 साल से ज्यादा जेल में रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंदिरा गांधी जी के शरीर पे कितने गोलियों के छेद थे शायद गिना भी नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी ने अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए इस देश के लिए, और आज आप उस पार्टी को कहते हो कि हम समाप्त कर देंगे। आप उस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कहते हो कि तुम्हारी संसद सदस्यता ले ली गई है, अब घर खाली कर दो, नोटिस आ जाता है। मैं गवाह हूं उन लम्हों का जब राहुल गांधी जी अपना घर छोड़ रहे थे। 19 साल जिस घर में रहे हो उसे छोड़ते हुए कितना दर्द होता है आप समझते हैं। मैं समझता हूं, क्योंकि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, हम समझते हैं उस दर्द को। 19 साल जिस घर में रहे उस घर को आपने महीने भर के अंदर छुड़वा लिया। लेकिन उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। जब वो अलग ऐलान खड़ा होकर के माइक पे कहता है कि कांग्रेस के सिपाहियों डरो मत, एक नारा जब वो देता है तो वो नारा सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके अंदर एक जज्बा आता है कि हम डरेंगे नहीं, और उधर पूरी सरकार हिल जाती है। मैं इस चीज को दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूं। आज हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तो आप नाम बदल दोगे, ठीक है, फिर आप नाम बदल दो। कुछ दिन बाद हम अपने गठबंधन का नाम बदल के अगर भारत रख लेंगे तब क्या करोगे? कहां भाग जाओगे? तो ये खेल खेलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। इस देश की जनता के लिए कुछ विकास करिए, क्योंकि इस जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है और बहुमत का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। नासिक वालों, आपको वो नारा याद है कि मैं चौकीदार हूं, मुझे खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आज स्थिति क्या है? मैं सांसद भी हूं, शायर भी हूं। मैं जब खड़ा हो रहा था तो मुझसे कुछ साथियों ने कहा कि वो एक गजल भी सुना दीजिएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं सुना दूं, नहीं आप बाद में कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के चले गए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो साथी बाईं तरफ खड़े हैं, इधर जो दाईं तरफ खड़े हैं, उधर जो पीछे खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए आप जागेंगे और आपकी तालियों का शोर, आपका जो हौसला है, आपकी जो जिंदा दिली है, वो पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, तो जनसंवाद यात्रा को और ताकत मिलेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। डीजल और पेट्रोल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पूरे देश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई की हो। अभी बाला साहब तोराटी से पूछा जाए कि आपके क्लासमेट कौन थे, तो 2-4 निकल आएंगे। लेकिन मोदी जी ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके साथ पढ़ाई की हो। अच्छा, ये भी सच है कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने उनके हाथ की बेची हुई चाय पी हो। नहीं मिला, कोई लिटरली नहीं मिला। तब एक शायर जो है वो अपने लहजे में बात करने की कोशिश करता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतने कमजोर तरीके से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, पहुंचाइए उनके कानों तक।
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है। वंदे भारत का वीडियो तो देखा होगा आप सबने ना। चलती हुई रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है। प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है, सरकार को नाम बदलने की पड़ी। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे? देश क्या चलाएंगे? वो नहीं चला सकते। वो नहीं जानते कि निर्माण का दर्द क्या होता है। वो नहीं जानते कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह देश मिला था तो किन परिस्थितियों में था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कद को बुरा कहने वाली भाजपा, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करने वाली भाजपा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी एक दिन, एक मिनट के लिए भी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसा विजन अपने अंदर ला पाओ तो मैं तुम्हें मानूं। इस देश में जो कुछ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बुनियाद रखा हुआ है। और आज कहते हो आपकी सारी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। 1947 में देश किन परिस्थितियों में मिला, लेकिन ये कांग्रेस ही थी जिसने इस देश को 1947